हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स का क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल इनकम टैक्स का पहला वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों ने देखा, आप लोगों का सहयोग बढ़िया रहा। आप लोगों का जो रिस्पांस था कमेंट्स के रूप में हमको मिला, जिससे हमको लगा कि ये हमारा जो एक कदम है, जो हमने चैनल बनाया हुआ है इनकम टैक्स का, तो ये हमारा कदम अच्छा है और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उसको देखते हुए हमने आज ये दूसरा वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। कल के वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। उसको हमको 2 पार्टों में अपलोड करना पड़ा था, एक पार्ट 1 के रूप में और पार्ट 2 के रूप में। परंतु दोनों वीडियो में आपका जो पहला चैप्टर इनकम टैक्स का था, इंट्रोडक्शन का और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, तो वो हम उसमें लेकर के आए थे और उसमें हमने आपके MCQs जो क्वेश्चन हैं, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी हमने आपको पूरा विस्तार से डिस्कस कर दिया था। कल हमने आपको बताया था कि जो इनकम टैक्स के विभिन्न परिभाषाएं हैं, कर निर्धारण वर्ष क्या है, गत वर्ष क्या है, इसके साथ साथ हमने आपको इनकम टैक्स का पूरा विकास बताया था। इसका निर्माण कब हुआ, कब से लगना शुरू हुआ, इसका आविष्कार किसने किया, इसको सबसे पहले किसने लगाया, तो ये सब हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के इनकम टैक्स का आए हैं, जो कि ठीक आगे का उसका चैप्टर है। तो ये है हमारा रेजिडेंट स्टेटस, निवासी स्थिति। एक करदाता भारत में कब निवासी हो सकता है, कब असाधारण निवासी हो सकता है, कब अनिवासी हो सकता है, मतलब एक करदाता के हम निवास स्थान का निर्धारण इनकम टैक्स के अंतर्गत करेंगे। तो ये चैप्टर हम आज लेकर के आए हैं। आज हम सबसे पहले आपको इस चैप्टर के संबंध में जो नियम हैं, जो धाराएं हैं, वो सब आपको बताएंगे। किस धारा में क्या कहा गया है, निवासी कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको कल धारा 2 की उपधारा 31 में बताया था, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2 की उपधारा 31 में बताया था कि एक व्यक्ति 8 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मतलब 8 प्रकार के करदाताओं को हम व्यक्ति मानते हैं और उनकी आय पर ये मान करके टैक्स लगाते हैं कि वो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हैं, जैसे राम या रमेश। तो उसी प्रकार हमको जब आज निवास स्थान का निर्धारण करेंगे, जब निवासी स्थिति पढ़ेंगे, जब हम रेजिडेंटल स्टेटस पढ़ेंगे, तो उन्हीं 8 प्रकार के जो करदाता आपके हैं, जो 8 प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके सबके निवास स्थान का निर्धारण हम यहाँ पर बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि निवास स्थान के आधार पर एक करदाता को 3 भागों में बांटा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक करदाता को निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो या तो भारत में निवासी हो सकता है, या भारत में असाधारण निवासी हो सकता है, या भारत में अनिवासी हो सकता है। तो ये हमारे 3 प्रकार हैं। अब हमारे जो करदाता 8 प्रकार के करदाता हैं, तो उनके 8 प्रकार के करदाताओं का निवास स्थान हमको आज पढ़ना है कि एक व्यक्ति भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। संयुक्त हिंदू परिवार कब भारत में निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। फर्म कब भारत में निवासी होगी, कब असाधारण निवासी होगी, कब अनिवासी होगी। कंपनी भारत में कब निवासी होगी, कब असाधारण निवासी होगी, कब अनिवासी होगी। इसी प्रकार व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता या अन्य प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, ये सभी प्रकार के करदाता भारत में कब निवासी होते हैं, कब असाधारण निवासी होते हैं और कब अनिवासी होते हैं। इनका सब का हमको निवास स्थान का निर्धारण आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के पहले मैं पुनः आपसे एक बार ये निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सबके पास ये पहुँच जाए चैनल और सब लोग इसको देख करके इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिडेंटल स्टेटस, निवासी स्थिति। देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक करदाता का कर भार उसकी निवासी स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक करदाता का, जो एक करदाता पर जो हमको टैक्स लगाना है,
तो वहाँ पर निवासी स्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए कहा गया है कि एक करदाता का कर भार उसकी गत वर्ष की निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। माने उसकी कौन सी आय भारत में कर योग्य होंगी, कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होंगी, इनका सब का निर्धारण हम कैसे करेंगे? निवासी स्थिति के आधार पर करेंगे। जैसे एक करदाता है, उसकी अनेकों प्रकार की आय हैं, कुछ आय वो भारत में कमाता है, कुछ आय वो विदेश में कमाता है, तो उसकी कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य हो जाएंगी, कौन कौन सी आय भारत में कर योग्य नहीं होंगी, इसके लिए आपको निवासी स्थिति का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और आपको ये बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रतिवर्ष इससे लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके जो MCQs क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे निश्चित है कि 1 या 2 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। तो एक करदाता का निवास स्थान निर्धारण करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि करदाता निवास स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि निवास स्थान के आधार पर करदाता 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 निवासी, जिसको हम कहते हैं रेजिडेंट। दूसरा होता है असाधारण निवासी, असाधारण निवासी, इसको हम कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरा है आपका नॉन अनिवासी या नॉन रेजिडेंट। तो ये आपके 3 प्रकार के करदाता हैं, या तो भारत में निवासी हो सकता है, या भारत में असाधारण निवासी हो सकता है, या भारत में अनिवासी हो सकता है। तो अब ये 3 प्रकार के निवास स्थान का निर्धारण हमको करना है। तो सर्वप्रथम हम व्यक्ति का करेंगे कि व्यक्ति भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। तो सबसे पहले हम व्यक्ति का देखते हैं कि एक व्यक्ति भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। तो नंबर 1 आपका है व्यक्ति, इसको हम कहते हैं पर्सन। और व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ धारा 6 की उपधारा फर्स्ट, धारा 6 की उपधारा फर्स्ट में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो एक व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति भारत में 3 प्रकार का हो सकता है। पहले देखेंगे कि वो भारत में निवासी कब होगा। एक व्यक्ति भारत में निवासी कब होगा। तो देखिए, एक करदाता को भारत में निवासी बनने के लिए 2 आधार शर्तें दी हुई हैं। क्या दी हैं? 2 आधार शर्तें दी हुई हैं। उन 2 आधार शर्तों में से अगर कोई करदाता एक आधार शर्त पूरी कर लेता है तो भारत में निवासी बन जाता है। कोई करदाता निम्नलिखित 2 आधार शर्तों में से अगर कोई एक आधार शर्त पूरी कर लेता है तो भारत में निवासी बन जाता है। अब वो आधार शर्तें क्या हैं, देख लीजिए। वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। जिस गत वर्ष के हम निवास स्थान का निर्धारण कर रहे हैं उस गत वर्ष में कम से कम उसको 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहना चाहिए। तो हमारी जो पहली आधार शर्त है तो वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या इससे अधिक अवधि तक भारत में रहा हो।
तो ये तो आपकी हो गई आधार शर्त नंबर 1। अब आते हैं आधार शर्त नंबर 2 में। दूसरी आधार शर्त है वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। वह संबंधित गत वर्ष से, दूसरी आधार शर्त है वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। ये देखिए 2 आधार शर्तें हैं। इन दोनों आधार शर्तों को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अब क्या दिया हुआ है, पहली आधार शर्त है कि वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए तक भारत में रहा हो, और दूसरा है वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। अगर कोई करदाता को भारत में निवासी बनना है तो ये जो आपकी 2 आधार शर्तें दी हुई हैं, इन 2 आधार शर्तों में कम से कम 1 आधार शर्त का पूरा करना जरूरी है। अब आधार शर्तें क्या है, पहला मतलब जिस गत वर्ष के हम निवास स्थान का निर्धारण कर रहे हैं उस गत वर्ष में उसको 182 दिन भारत में रहना चाहिए। मतलब एक वर्ष में आप जानते हैं कि 365 दिन या 366 दिन होते हैं। तो एक वर्ष में जब 365 दिन होते हैं तो इन 365 दिन में अगर कोई करदाता गत वर्ष में 182 दिन भारत में रह लेता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने आधार शर्त नंबर 1 को पूरा कर लिया। अगर कोई करदाता भारत में 182 या इससे अधिक दिन के लिए भारत में रह लेता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने आधार शर्त नंबर 1 पूरी कर लिया। अब 182 दिन जरूरी नहीं है कि वो एक साथ रहे भारत में। अरे कभी विदेश से आ जाए, 10 दिन रह ले, 15 दिन रह ले, 1 महीना रह ले, फिर विदेश चला जाए, इसके बाद फिर भारत में आ जाए, फिर वो 50 दिन भारत में रह ले, फिर विदेश चला जाए। मतलब उसका जो पूरा 1 साल का गत वर्ष है, जो गत वर्ष हमने बताया था कि कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इस गत वर्ष में 1 साल में अगर उसका टोटल भारत में रहने की अवधि यदि 182 दिन या इससे अधिक अवधि की हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि उसने आधार शर्त नंबर 1 को पूरा कर लिया। गत वर्ष में अगर 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए वो भारत में रह लेता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने आधार शर्त नंबर 1 को पूरा कर लिया। अब देखिए हमने जैसा कि बताया कि उसका ज़रूरी नहीं है कि लगातार 182 दिन रहे, वो कुछ दिन रहे फिर चला जाए, फिर आ जाए, फिर चला जाए। तो यहाँ पर जो आने का और जाने का दिन होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने आज दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए उड़ान भरी तो आज का दिन क्या माना जाएगा कि वो भारत में रहा है। इसी प्रकार जिस दिन वो भारत लौट करके आता है, तो जिस दिन वो अपने हवाई जहाज़ से भारत में उतरता है तो जिस दिन वो आता है उसको भी हम भारत में ही काउंट कर लेते हैं कि इस दिन भी वो भारत में रहा है। तो आने जाने का दिन भी भारत में जोड़ लिया जाता है। और 182 दिन के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार रहे, वो आना जाना भी कर सकता है और लगातार रह भी नहीं सकता है, परंतु उसको 182 दिन या इससे अधिक अवधि तक भारत में रहना चाहिए। अगर उसको क्या बनना है, भारत में निवासी बनना है, भारत में क्या बनना है, रेजिडेंट की श्रेणी में आना है, तो उसको कम से कम 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई करदाता है वो इसको पूरा नहीं कर पा रहा है, किसी गत वर्ष में 182 दिन वो भारत में नहीं रह पा रहा है, तो फिर हम देखेंगे दूसरी आधार शर्त। अगर वो इसको पूरी नहीं कर रहा है तो फिर हम उसकी दूसरी आधार शर्त देखेंगे। अगर इसको न पूरी कर रहा हो बल्कि दूसरी शर्त को पूरी कर ले तो भी हम मान लेंगे कि वो भारत में निवासी है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। मतलब जिस गत वर्ष के हम गणना कर रहे हैं, जिस गत वर्ष के हम निवास स्थान का निर्धारण कर रहे हैं, उस गत वर्ष से जो पहले के 4 साल हैं, उस गत वर्ष से जो पहले के 4 साल हैं, तो उन 4 सालों का ये देखा जाएगा कि उसने टोटल कितने दिन वो भारत में रहा है। जैसे हमारा इस समय गत वर्ष क्या चल रहा है, कर निर्धारण वर्ष हमारा चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। ये तो हमारा इस समय चल रहा है कर निर्धारण वर्ष। इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा, इसका गत वर्ष इसका ठीक पहले वाले साल का गत वर्ष हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये हमारा हो जाएगा गत वर्ष। तो मतलब ये हमारा जो गत वर्ष है, अगर हम इस गत वर्ष में किसी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण कर रहे हैं तो इस गत वर्ष से पहले के जो 4 साल हैं, इस गत वर्ष को आप छोड़ देंगे, उसके पहले के साल बन जाएंगे आपका 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20। आपके 4 साल क्या बन जाएंगे? 1916-17, 1917-18, 1918-19 और 1919-20। ये आपके पहले के 4 साल बन जाएंगे। इन 4 सालों में उसको टोटल 365 दिन भारत में रहना चाहिए। अगर कोई करदाता गत वर्ष से 4 साल के पहले भी 365 दिन भारत में रह लेता है तो भी वो आधार शर्त नंबर 2 को पूरी कर लेता है। परंतु इन पहले के 4 सालों में 365 दिन रहने के साथ साथ उसको गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भी भारत में रहना चाहिए। माने पहले के 4 सालों में तो 365 दिन रहे और गत वर्ष में उसको कितने दिन रहना चाहिए? 60 दिन, 60 डेज। तो ये आपका जो दूसरी शर्त है, जो दूसरी आधार शर्त है, वो कह रही है संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो तो भारत में निवासी बन जाता है। तो आपकी दूसरी आधार शर्त हो गई कि जो पहले के 4 साल हैं उसमें 365 दिन भारत में रहे और गत वर्ष में 60 दिन रहे। तो अगर इन दोनों को पूरा कर लेता है तो वो आधार शर्त नंबर 2 पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार से अगर किसी करदाता को भारत में निवासी बनना है तो इन 2 आधार शर्तों में से कोई भी एक आधार शर्त पूरी करनी पड़ेगा। अगर कोई करदाता इन 2 आधार शर्तों में से एक शर्त तो पूरी कर लेता है तो फिर ये देखेंगे कि एक शर्त पूरी करने के साथ साथ अभी आपको 2 शर्तों को और पूरा करना पड़ेगा और जो 2 और शर्तें हैं उनको हम कहते हैं अतिरिक्त शर्तें। तो क्या हो जाएंगी? अब हमको देखना पड़ेगा कि अतिरिक्त शर्तें क्या हैं। किसी करदाता को भारत में निवासी बनने के लिए इन 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त पूरी करने के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो भारत में निवासी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अतिरिक्त शर्तें क्या हैं। एडिशनल कंडीशंस, ये आपकी हो गई बेसिक कंडीशंस और जो अब हम देखेंगे वो है अतिरिक्त शर्तें या एडिशनल कंडीशन। अतिरिक्त शर्तें आपकी पहली है संबंधित गत वर्ष से पूर्व के गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी के रूप में रहा हो। और दूसरी आधार शर्त भी लिख लीजिए, दूसरी अतिरिक्त शर्त भी लिख लीजिए, वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये आपकी 2 अतिरिक्त शर्तें हो गई। किसी करदाता को भारत में निवासी बनने के लिए ये जो 2 आधार शर्तें हैं इनमें से कोई एक आधार शर्त पूरी करनी पड़ेगी और एक आधार शर्त पूरी करने के साथ साथ ये जो दोनों आपकी अतिरिक्त शर्तें हैं इन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। जब कोई करदाता एक आधार शर्त और 2 अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर लेता है तो वो भारत में निवासी बन जाता है। अब अतिरिक्त शर्तें आपकी क्या हैं? अतिरिक्त शर्त है संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो। मतलब भारत में जो जिस गत वर्ष का हम गणना कर रहे हैं उससे पहले के 10 साल देखे जाएंगे और 10 साल में ये देखा जाएगा कि क्या वह 2 साल या इससे अधिक अवधि तक भारत में निवासी रहा है कि नहीं रहा है। यदि वो पिछले 10 सालों में 2 साल तक भारत में निवासी के रूप में रह चुका होता है
तो ये मान लिया जाता है कि अतिरिक्त शर्त उसने पहली वाली पूरी कर लिया। अब दूसरी अतिरिक्त शर्त है संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहो। अब जो जिस गत वर्ष की हम गणना कर रहे हैं उससे पहले के 7 साल देखेंगे कि 7 सालों में किस साल कितने दिन भारत में रहा है, उनका पूरा कैलकुलेशन करेंगे और उन 7 वर्षों का जोड़ यदि 730 दिन आ जाता है, 7 वर्षों का जोड़ यदि 730 दिन आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने कंडीशन नंबर 2 भी पूरी कर लिया है। संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो और संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, तो अगर कोई करदाता इन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर लेता है तो भारत में निवासी बन जाता है। भारत में उसका जो रेजिडेंट स्टेटस है वो कहे का हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि कोई करदाता अगर इन 2 आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेता है, उसके साथ साथ इन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर लेता है, मतलब इसमें से तो एक में काम चल जाएगा। जो आधार शर्त है तो इसमें से एक में काम चल जाएगा, परंतु जो अतिरिक्त शर्तें हैं, अतिरिक्त शर्तें में उसको दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो भारत में निवासी बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपका दिया हुआ है, जो दूसरी आधार शर्त है कि गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए और मैं क्लियर कर दूं आपको। देखिए जो आपकी आधार शर्त है, इन 2 आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए। अगर कोई करदाता इसको पूरी नहीं करता है तो ये देखा जाता है कि दूसरी आधार शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो दूसरी शर्त आप कह रही है कि वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। मान लीजिए कि वो गत वर्ष से पूर्व के जो हमने 4 वर्ष यहाँ पर निकाले थे उनमें वो 365 दिन तो रह लेता है, परंतु गत वर्ष में 60 दिन नहीं रह पाता है। गत वर्ष में 60 दिन नहीं रह पाता है तो क्या हो जाएगा, ये भी आधार शर्त पूरी नहीं कर रहा है और इसको तो पूरा कर ही नहीं रहा है, तो भारत में निवासी फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक कंडीशन है, आधार शर्त है। अब देखिए जो 60 दिन है तो ये कभी कभी 60 नहीं बल्कि हम इसको भी 182 मान लेते हैं। और 182 कब मानते हैं, अगर कोई करदाता रोजगार के लिए विदेश जाता है या समुद्री जहाजी कर्मी के किसी सदस्य के रूप में जाता है, जहाजी कंपनी के सदस्य के रूप में विदेश जाता है, तो उसको दूसरी वाली शर्त में 160 की जगह में 182 दिन रहना पड़ेगा। मतलब अगर कोई करदाता पहली शर्त को मान लीजिए पूरा नहीं कर रहा है, दूसरी शर्त को पूरी कर रहा है, 4 वर्षों में 365 दिन तो भारत में रह लेता है, परंतु अगर वो रोजगार के लिए विदेश जा रहा है, कुछ कमाने विदेश जा रहा है या समुद्री जहाजी कंपनी के रूप में या जहाजी कंपनी के रूप में काम कर रहा है, तो उसको फिर 60 दिन नहीं रहना पड़ेगा, उसको गत वर्ष में 182 दिन रहना पड़ेगा। तो जब 182 दिन वो गत वर्ष में रहेगा तो फिर आपका इससे कोई मतलब नहीं है, वो पहली शर्त पूरी कर रहा है। मतलब जैसे विदेश में रोजगार करने जाता है तो वहाँ पर आपको दूसरी शर्त से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गत वर्ष में उसको 182 दिन रहना है, तो जब 182 दिन रह लेगा तो वो पहली शर्त ही पूरी कर लेगा। तो जब पहली शर्त पूरी कर लेगा तो हम इसको फिर 365 दिन की गणना ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है तो उस दशा में भी आपकी दूसरी आधार शर्त की जगह में 60 की जगह में 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। किसकी दशा में, यदि कोई करदाता भारतीय मूल का व्यक्ति है। अब आप पूछेंगे कि भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है, तो भारतीय मूल के व्यक्ति को उसे कहते हैं जो खुद या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, इतने लोग में से कोई भी व्यक्ति अविभाजित भारत में यदि पैदा हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि भारतीय मूल का है। माने कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, इतने लोग में से कोई भी एक व्यक्ति यदि अविभाजित भारत में पैदा हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि भारतीय मूल का है। और यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है तो उसको गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा, फिर 60 दिन में काम नहीं चलेगा। तो जब कोई व्यक्ति 182 दिन गत वर्ष में रह लेगा निवासी बनने के लिए तो आपकी पहली शर्त ही पूरी हो जाएगी। तो ये आपका हमने विस्तार से आपको बता दिया कि एक व्यक्ति जो धारा 6 की उपधारा 1 में दिया हुआ है तो निवासी बनने के लिए उसको कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो निवासी बनने के लिए 2 आधार शर्त में से कोई एक आधार शर्त पूरी करनी पड़ेगी और एक आधार शर्त पूरी करने के साथ साथ इन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तो वो भारत में निवासी बन जाता है। तो ये आपका निवासी की परिभाषा हो गई, निवासी की शर्तें हो गई, निवासी के नियम हो गए, निवासी के प्रावधान हो गए कि निवासी के बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अब आप आते हैं असाधारण निवासी। दूसरी कंडीशन है
असाधारण निवासी धारा 6 की उपधारा 1 में एक करदाता को असाधारण निवासी किस दशा में होता है। हमने 3 प्रकार के करदाता बताए थे, एक तो निवासी, दूसरा असाधारण निवासी और तीसरा अनिवासी। तो दूसरा है असाधारण निवासी। इसको कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखिए, एक करदाता भारत में असाधारण निवासी किस दशा में होता है। तो एक करदाता भारत में असाधारण निवासी उस दशा में होता है जब वह, ये जो 2 आधार शर्तें हमने अभी आपको बताई हैं, जब वह इन 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, कोई एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, परंतु इन दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो भारत में असाधारण निवासी हो जाता है। एक करदाता भारत में असाधारण निवासी कब होता है, जब इन 2 आधार शर्तों में से कोई एक शर्त तो पूरी कर लेता है, वो या तो इसको पूरा कर लेता है या इसको पूरा कर लेता है, परंतु ये हमारी जो अतिरिक्त शर्तें हैं, इनको यदि वह पूरा नहीं करता तो वह भारत में असाधारण निवासी हो जाता है। इसके अलावा आपकी कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहले जब हम किसी करदाता का निवास स्थान का निर्धारण करते हैं तो देखते हैं कि आधार शर्तें, उसने आधार शर्तें पूरी कर लिया। इसके बाद देखते हैं अतिरिक्त शर्तें, यदि अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो वो फिर क्या बन जाएगा, असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये तो आपका हो गया असाधारण निवासी की परिभाषा। अब तीसरा है अनिवासी। इसको कहते हैं नॉन रेजिडेंट। अब देखिए, अनिवासी कौन है। अनिवासी करदाता उस दशा में कहलाता है जब कोई करदाता इन 2 आधार शर्तों में से कोई भी एक आधार शर्त पूरी नहीं कर पाता है। क्या करता है, इन 2 आधार शर्तों में से कोई भी एक आधार शर्त पूरी नहीं करता है तो वह अनिवासी हो जाता है। यदि कोई करदाता इन 2 आधार शर्तों में से कोई भी एक आधार शर्त पूरी नहीं करता है तो अनिवासी हो जाता है, और अनिवासी की दशा में अतिरिक्त शर्तें देखी ही नहीं जाती हैं, ये व्यर्थहीन होती हैं। अनिवासी में हमने देखा कि कोई करदाता, ये 2 आधार शर्तें हैं, इनमें से कोई भी एक शर्त नहीं पूरी कर रहा है तो अनिवासी हो जाएगा, फिर हम उसमें अतिरिक्त शर्तों का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये आपका अनिवासी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले प्रकार का करदाता था व्यक्ति, उसको हमने आपको बताया कि व्यक्ति भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। तो ये तो व्यक्ति की दशा में हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। तो संयुक्त हिंदू परिवार, इसकी धारा 6 की उपधारा 2, 6 की धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिया हुआ है संयुक्त हिंदू परिवार के निवासी स्थान का निर्धारण। तो इसका पहले हो जाएगा निवासी, रेजिडेंट। देखिए, एक संयुक्त हिंदू परिवार निवासी उस दशा में होता है जब उसका नियंत्रण या प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है। एक संयुक्त हिंदू परिवार उस दशा में निवासी होता है जब उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है। तो ये माना जाता है कि यह संयुक्त हिंदू परिवार क्या हो जाएगा, भारत में निवासी है।
मतलब निवासी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण एवं प्रबंध, पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है। कोई संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी होगा? जब उसका नियंत्रण या प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित है। अब ये नियंत्रण एवं प्रबंध क्या है? नियंत्रण एवं प्रबंध उसको कहते हैं जहाँ से व्यापार के चलाने की रूपरेखा बनाई जाती है, जहाँ से हम उसकी नीतियाँ करते हैं कि हमको कौन सा व्यापार करना है, किस प्रकार करना है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ से पैसा लाना है। जहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के कोई मीटिंग कर रहे हैं कि हमको इस प्रकार से करना है, फला व्यक्ति ये काम देखेगा, मतलब जहाँ से हम उसका पूरा देख रेख करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, जहाँ पर हम बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं, जहाँ पर सलाह भी मशवरा कर लेते हैं, तो वहाँ पर माना जाता है कि नियंत्रण और प्रबंध। अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार है और उसका नियंत्रण और प्रबंध, मीटिंगें हैं और नियोजन है, योजना है, ये सब भारत से बन रही हैं पूर्णतया या आंशिक रूप से, तो ये मान लिया जाता है कि ये संयुक्त हिंदू परिवार भारत में निवासी है। मतलब अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार का पूर्णतया या आंशिक रूप से भी नियंत्रण और प्रबंध भारत में है, तो वो परिवार भारत में क्या हो जाएगा? निवासी हो जाएगा। नंबर 2, असाधारण निवासी। अब देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार असाधारण निवासी किस दशा में होते हैं? संयुक्त हिंदू परिवार असाधारण निवासी उस दशा में होते हैं जब उनका कर्ता माने परिवार का जो मालिक होता है, जो मुखिया होता है, अगर उसका कर्ता, हमने जो अभी आपको 2 आधार शर्तें बताई थी, उन 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, उसका कर्ता हिंदू अविवाहित परिवार का जो मालिक है, उन 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त को पूरी कर लेता है, परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता, तो ये मान लिया जाता है कि ये संयुक्त हिंदू परिवार भारत में असाधारण निवासी होगा। मतलब जो हमने 2 आधार शर्तें बताई हैं, किसकी दशा वाली? व्यक्ति की दशा वाली। हमने जो पर्सन बताई थी धारा 6 की उपधारा 1 में, धारा 6 की उपधारा 1 में हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति भारत में कब निवासी होता है, कब असाधारण निवासी होता है, कब अनिवासी होता है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था निवासी की दशा में कि कोई करदाता निवासी उस दशा में होता है जो 2 आधार शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेता है और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी कर लेता है, तो भारत में निवासी बन जाता है। इसी प्रकार एक संयुक्त हिंदू परिवार जो कि धारा 6 की उपधारा 2 में दिया हुआ है, उसको असाधारण निवासी बनने के लिए केवल हम उन शर्तों को देखेंगे। क्या बनने के लिए? केवल असाधारण निवासी बनने के लिए हम व्यक्ति वाली आधार शर्तों को देखेंगे कि यदि उसका परिवार का कर्ता या परिवार का मालिक 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता, तो वो भारत में असाधारण निवासी हो जाएगा। इसमें लिख लीजिए, यदि संयुक्त हिंदू परिवार, यदि परिवार का कर्ता दोनों आधार शर्तों में से एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता, तो वह परिवार असाधारण निवासी होगा। मतलब कोई संयुक्त हिंदू परिवार भारत में असाधारण निवासी कब होगा? जब 2 आधार शर्तों में से कोई एक आधार शर्त तो पूरी कर लेता है, परंतु दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करता, तो भारत में वो असाधारण निवासी हो जाता है। अब तीसरा है अनिवासी, माने नॉन रेजिडेंट। एक संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब अनिवासी होता है? देखिए, एक संयुक्त हिंदू परिवार भारत में
अनिवासी उस दशा में होता है जब उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर हो जाता है। यदि उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है तो वो भारत में अनिवासी हो जाता है। बस यही इसकी परिभाषा है। अनिवासी जब नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित हो। तो संयुक्त हिंदू परिवार जब उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित हो जाता है तो भारत में अनिवासी हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको बताया कि एक संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा और कब अनिवासी होगा। अब हम आपको बताएंगे फर्म व व्यक्तियों का संघ भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हमने करदाता आपको धारा 2 की उपधारा 31 के अंतर्गत 8 प्रकार के करदाता बताए थे और उन 8 प्रकार के करदाताओं का निवास स्थान आपको पढ़ना है। एक व्यक्ति भारत में कब निवासी है, कब असाधारण निवासी, कब अनिवासी है। संयुक्त हिंदू परिवार भारत में कब निवासी है, कब असाधारण निवासी है और कब अनिवासी है। इसी प्रकार अब आपको पढ़ना है एक फर्म भारत में कब निवासी है, कब असाधारण निवासी है और कब अनिवासी है। तो फर्म के निवास स्थान का निर्धारण करना है। एक साथ कर लेते हैं। फर्म व्यक्तियों का संघ व व्यक्तियों का समुदाय। ये फर्म व्यक्तियों का संघ व व्यक्तियों का समुदाय, इनके निवास स्थान का निर्धारण करना है कि एक फर्म भारत में कब निवासी होगी, कब असाधारण निवासी होगी, कब अनिवासी होगी। व्यक्तियों का संघ भारत में कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। व्यक्तियों का समुदाय कब भारत में निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा। तो नंबर 1 निवासी। ये तीनों व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय व फर्म किसी भी गत वर्ष में निवासी उस दशा में होती हैं जब उनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तो ये क्या हो जाएंगी, भारत में निवासी हो जाती हैं। फर्में व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समुदाय किसी भी गत वर्ष में भारत में निवासी उस दशा में होते हैं जब इनका नियंत्रण और प्रबंध भारत में स्थित है, पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है, तो ये भारत में निवासी हो जाते हैं। लिखिए, इनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। यदि इनका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तो ये भारत में निवासी हो जाते हैं। नियंत्रण और प्रबंध हमने आपको बता दिया है, जहाँ पर इनके संचालकों की या इनके सदस्यों की मीटिंगें होती हैं, जहाँ से योजना बनाई जाती है, जहाँ से नीतियाँ निर्धारित होती हैं, तो माना जाता है कि यहाँ से इनका नियंत्रण और प्रबंध है। अगर इनका फर्म का या व्यक्तियों के संघ का अगर नियंत्रण और प्रबंध भारत में पूर्णतया या आंशिक रूप से है तो ये भारत में निवासी हो जाते हैं। नंबर 2 असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तो आपका था रेजिडेंट, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये नहीं होते हैं। ये हमारे जो फर्म व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, ये किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी नहीं हो सकते हैं। ये किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी नहीं होते हैं। अब इनको देखते हैं अनिवासी। अगर इनका नियंत्रण पूर्णतया भारत के बाहर है,
ये अनिवासी किस दशा में होते हैं? अनिवासी उस दशा में होते हैं जब इनका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर अगर स्थित है तो ये क्या हो जाएंगे? ये अनिवासी हो जाते हैं। तो ये आपका फर्म व्यक्तियों का संघ और व्यक्तियों के समुदाय के निवास स्थान का निर्धारण इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं कंपनी। कंपनी कंपनियों के निवास स्थान का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं? कंपनियों के निवास स्थान का निर्धारण हम किस प्रकार करते हैं? देखिए, कोई कंपनी है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी कंपनी हो, चाहे लिमिटेड कंपनी हो, चाहे जिस प्रकार की कंपनी हो, तो आपने देखा होगा, कंपनी ला पढ़ा होगा, कंपनियां अनेकों प्रकार की होती हैं। तो अब हम उन कंपनियों के निवास स्थान का निर्धारण करते हैं। तो उनका निवास स्थान का निर्धारण किस प्रकार करते हैं? कंपनी भारत में निवासी कब होती है? नंबर 1, वह भारतीय कंपनी हो, और नंबर 2, उस गत वर्ष में उसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में स्थित हो। एक कंपनी भारत में निवासी कब होती है? नंबर 1, वह भारतीय कंपनी हो। शर्तें, निम्नलिखित 2 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर रहा हो। निम्नलिखित 2 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करने पर निवासी हो जाती है। निवासी हो जाती है। शर्तें क्या हैं? नंबर 1, वह भारतीय कंपनी हो। वह भारतीय कंपनी हो। और नंबर 2, उस गत वर्ष में उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित हो। तो ये आपकी 2 शर्तें हैं। इन 2 शर्तों में से कोई कंपनी यदि एक शर्त को पूरी कर लेती है तो भारत में निवासी बन जाती है। शर्तें क्या है? वह भारतीय कंपनी हो। भारतीय कंपनी का मतलब आप जानते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हो। दूसरा है, उस गत वर्ष में उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतः भारत में स्थित हो। मान लो कोई भारतीय कंपनी नहीं है, कोई विदेशी कंपनी है, तो भारत में यदि व्यापार कर रही है, उसका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतः यदि भारत में स्थित है, तो वो क्या मान ली जाएगी? भारत में निवासी मान ली जाएगी, रेजिडेंट मान ली जाएगी। 2 शर्तें हैं, वह भारतीय कंपनी हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, तो मान लिया जाता है कि पहली शर्त पूरी हो गई, तो क्या हो जाएगी? वह निवासी कंपनी हो जाएगी। अगर कोई दूसरी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन पहली शर्त पूरी नहीं कर रहा है, कोई विदेशी कंपनी है, तो अगर किसी गत वर्ष में उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत में स्थित है, तो ये मान लिया जाता है कि ये क्या है? ये भारत में निवासी है। 17-18 से कुछ चेंजिंग किया है, जो नंबर 2 वाली पॉइंट है, इसको बदल करके कर दिया है कि उस वर्ष में, उस गत वर्ष में उसका प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा हो। क्या रहा हो? प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा हो। ये आपका 2017-18 में नंबर 2 के स्थान पर जोड़ दिया गया है। इसके स्थान पर ये जोड़ दिया गया है। मतलब उसका गत वर्ष नियंत्रण और प्रबंध है, वही चीज़ प्रभावी नियंत्रण का स्थान, प्रभावी प्रबंध का स्थान। प्रभावी प्रबंध भी वही है जहाँ पर उसकी नीतियाँ बन रही हों, जहाँ उसके संचालकों की मीटिंग होती हो, जहाँ से वो पैसे की व्यवस्था करते हों, जहाँ से पूरा रूपरेखा बनाते हों, तो वही चीज़ है। 2 वाला ही यहाँ पर भी है। तो ये आपका जो कोई भी कंपनी इन 2 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त पूरी कर लेती है तो भारत में क्या बन जाती है? निवासी बन जाती है। अब आते हैं असाधारण निवासी। कंपनियां असाधारण निवासी कब होती हैं? कंपनियां असाधारण निवासी नहीं होती हैं। लिखिए, असाधारण निवासी नहीं होती हैं। कंपनियां क्या होती हैं? असाधारण निवासी नहीं होती हैं। अब आते हैं अनिवासी।
कंपनियां या तो निवासी हो सकती हैं या अनिवासी हो सकती हैं। अब अनिवासी कौन कंपनियां होंगी? अगर कोई कंपनी उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती। अगर कोई कंपनी है जो ये दो शर्तें आपकी दी हुई हैं, इन दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करती है तो क्या बन जाती है? अनिवासी कंपनी हो जाती है। तो ये तो हमारी कंपनियों का निवास स्थान था। एक कंपनी निवासी तब होती है जब दो शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेती है तो निवासी हो जाएगी। कंपनियां असाधारण निवासी नहीं होती हैं। कोई कंपनी इन दो शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करती है तो वो अनिवासी हो जाती हैं। अब आपका लास्ट है स्थानीय सत्ता और प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। ये दो चीज़ आपके बचे हैं, बाकी आपका सब हो गया। स्थानीय सत्ता एवं प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। स्थानीय सत्ता, प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। अभी देखिए स्थानीय सत्ता क्या है। स्थानीय सत्ता तो आप जानते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायतें, विद्युत, जिला परिषदें हैं, ये सब स्थानीय सत्ता हैं। तो इनके निवास स्थान की धारणा आपको करना है कि भारत में कब निवासी होती हैं, कब असाधारण निवासी होती हैं और कब अनिवासी होती हैं। निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ये निवासी कब होती हैं? जब इनका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित है। ये निवासी उस दशा में होती हैं जब स्थानीय सत्ता का और प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से अगर भारत में स्थित है तो क्या हो जाएंगी? ये निवासी हो जाएंगी। यदि इनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। इनका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया या आंशिक रूप से यदि भारत में स्थित है तो क्या हो जाएगा? ये निवासी हो जाते हैं। असाधारण निवासी कब होते हैं? ये असाधारण निवासी नहीं होते हैं। ये असाधारण निवासी नहीं होते हैं। और अनिवासी कब होते हैं? जब इनका नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर है तो ये क्या हो जाएंगे? अनिवासी हो जाएंगे। यदि इनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर स्थित हो तो ये आपका था स्थानीय सत्ता एवं प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति। अगर इनका नियंत्रण प्रबंध भारत में है तो ये भारत में निवासी हो जाएंगे। ये भारत में असाधारण निवासी नहीं होते हैं और ये अनिवासी उस दशा में होते हैं यदि इनका नियंत्रण और प्रबंध भारत के बाहर स्थित है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको और बता दें, अगर कोई करदाता, जैसे जानते हैं कि आय के अनेकों स्रोत होते हैं, भारत में निवास स्थान का निर्धारण उसका हो जाता है कि वो भारत में निवासी है या असाधारण निवासी है या अनिवासी है। तो आय के जितने भी स्रोत हैं सभी स्रोतों में उसके निवास स्थान वही रहेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में तो निवासी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असाधारण निवासी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अनिवासी, ऐसा नहीं है। उसका जो निवास स्थान होता है तो उस गत वर्ष के लिए उसका सभी आयों के लिए, सभी टैक्सों के लिए वही निवास स्थान उसका रहता है, उसका परिवर्तन नहीं होता। ये धारा 6 की उपधारा 5 में दिया हुआ है कि उसका निवास स्थान सेम रहता है। तो ये तो हमारा जो हमारा निवासी स्थिति का चैप्टर था वो हमने
आपको विस्तार से उसकी पूरी थ्योरी आपको बता दिया, उसकी पूरी धाराएं आपको बता दिया, उसके पूरे नियम आपको बता दिया कि किस प्रकार से हम किसी करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करेंगे, किस प्रकार से हम व्यक्ति का निर्धारण करेंगे, कंपनी का करेंगे, स्थानीय सत्ता का करेंगे, कृत्रिम व्यक्ति का करेंगे। तो ये हमारी थ्योरी थी। अब हमको आपको इसके जो MCQs क्वेश्चन हैं उनको बताना है, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको बताना है, वो भी हम आपको विस्तार से। तो बच्चों, अभी आपने देखा हमारा जो निवासी स्थिति या रेजिडेंटल स्टेटस का जो चैप्टर था उसको हमने आप सबको विस्तार से बताया है कि एक करदाता भारत में कब निवासी होता है, कब असाधारण निवासी होता है, कब वो अनिवासी होता है। तो निवासी स्थान के आधार पर हम एक करदाता को 3 भागों में बांटते हैं। ये हमने आपको पूरा विस्तार से अभी आपको बताया है। इसके पूरे जो 8 प्रकार के करदाता बताए थे, व्यक्ति, संयुक्त हिंदू परिवार, फर्म, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता, कंपनी, प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति, उनके सब का निवास स्थान हमने आपको अभी विस्तार से बताया है। अब उसी थ्योरी के आधार पर, उन्हीं धाराओं के आधार पर आपको जो MCQs क्वेश्चन हैं तो वो सब आपको बताना है, वो क्वेश्चन आपको देखना है। बहुविकल्पी प्रश्न वो आपको लेकर के अब आपके सामने डिस्कस करूँगा मैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, नंबर 1, असाधारण निवासी कौन हो सकता है? आयकर अधिनियम में असाधारण निवासी कौन हो सकता है? नंबर 1, साझेदारी फर्म, नंबर 2, कंपनी, नंबर 3, व्यक्तियों का संघ, और नंबर डी, हिंदू अविभाजित परिवार। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया है कि असाधारण निवासी कौन होता है। हमने आपको बताया था कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक करदाता को निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। या तो भारत में निवासी हो सकता है, या भारत में असाधारण निवासी हो सकता है, या भारत में अनिवासी हो सकता है। तो देखिए, जो धारा आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 31 में मैंने जो आपको 8 प्रकार के करदाता बताए हैं, 8 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं कि जो 8 प्रकार के करदाता हैं, तो इनको हम व्यक्ति मान करके इनकी आय पर कर लगाते हैं। तो वो जो 8 प्रकार के करदाता हैं उनमें से केवल 2 ही ऐसे करदाता हैं जो असाधारण निवासी होते हैं। 2 ही ऐसे करदाता हैं जो किसी भी गत वर्ष में भारत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या असाधारण निवासी होते हैं। बाकी 8 में से 6 करदाता आपके केवल 2 प्रकार के निवासी होते हैं। या तो भारत में वो निवासी होते हैं या अनिवासी होते हैं, माने या तो भारत में वो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट होते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होते। परंतु केवल 2 करदाता, एक तो व्यक्ति जो आपका 6 की उपधारा 1 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति, और एक 6 की उपधारा 2 में दिया हुआ है संयुक्त हिंदू परिवार या हिंदू अविभाजित परिवार। ये 2 ऐसे करदाता हैं जो किसी भी गत वर्ष में निवासी भी होते हैं, असाधारण निवासी भी होते हैं और अनिवासी होते हैं। बाकी इन 2 के अलावा बाकी जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं, जितने भी प्रकार के करदाता हैं, वो भारत में या तो निवासी होते हैं या अनिवासी होते हैं। जैसे फर्म है वो भारत में निवासी होगी या अनिवासी होगी, कंपनी है वो भारत में निवासी होगी या अनिवासी होगी, स्थानीय सत्ता है वो भारत में निवासी होगी या अनिवासी होगी, प्रत्येक अन्य कृत्रिम व्यक्ति है वो भारत में निवासी होगी या अनिवासी होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है? साझेदारी फर्म ये आपकी असाधारण निवासी नहीं होती है, कंपनी है ये भी आपकी असाधारण निवासी नहीं होती है, व्यक्तियों का संघ ये भी आपका असाधारण निवासी नहीं होता है। केवल हिंदू अविभाजित परिवार ये एक ऐसा करदाता है जो किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी हो सकता है। माने हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष में निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है, अनिवासी भी हो सकता है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर है। हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी हो सकता है। अब आइए दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपको कह रहा है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा जाता है? निवास स्थान के आधार पर किसी करदाता को कितने भागों में बांटा जाता है, अभी हमने आपको बहुत विस्तार से बताया है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, नंबर ए भारतीय व विदेशी, नंबर 2 निवासी तथा गैर निवासी, नंबर सी निवासी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी, और डी दिया हुआ है व्यक्ति, फर्म तथा कंपनियां। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को 3 भागों में बांटा जाता है, मैंने आपको बताया था। और वो भाग क्या है? निवासी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर सी सही है।
आंसर आपका दूसरे प्रश्न का सी सही है कि एक करदाता के निवास स्थान के आधार पर करदाता को 3 भागों में बांटा गया है। वो किसी भी गत वर्ष में निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है या अनिवासी हो सकता है। तो आपका निवास स्थान के आधार पर जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नंबर 3 आता है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष क्या होती है? बदल सकती है, निश्चित बदलेगी, नहीं बदलती है, इनमें से कोई नहीं। माने करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष, किसी भी गत वर्ष में जो आपका करदाता है उसकी निवासी स्थिति बदलती रहती है। किसी गत वर्ष में वो निवासी हो सकता है, किसी गत वर्ष में वो असाधारण निवासी हो सकता है, किसी गत वर्ष में अनिवासी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ाया है कि निवासी की शर्तें दूसरी हैं, उन शर्तों में से अगर शर्तें पूरी नहीं करता है तो असाधारण निवासी हो जाएगा, बेस शर्तें पूरी नहीं करेगा तो अनिवासी हो जाएगा, असाधारण निवासी हो जाएगा। मतलब सबकी शर्तें अलग अलग हैं। तो एक करदाता का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस गत वर्ष में वो निवासी है अगले साल भी निवासी रहेगा, मतलब बदल सकती है। एक करदाता अगर इस गत वर्ष में निवासी है तो उसके पहले वाले गत वर्ष में वो असाधारण निवासी रहा होगा, आगे आने वाले साल में वो निवासी भी अनिवासी भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा सवाल आप कह रहा है कि करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। ये भी जरूरी नहीं कि निश्चित बदलेगी। मान लीजिए जो कंडीशन पिछले साल थी वही कंडीशन इस साल है तो निश्चित है कि बदलेगी भी नहीं, बदल भी नहीं सकती है। परंतु ज़्यादातर स्थितियों में आपका जो आंसर है कि करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। अगर उसके भारत में रहने के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि बदल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उसकी निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बराबर रहे, तो बदल सकती है। तो आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपको कम से कम 10वीं बार में बता चुका हूँ आपको। तो जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं, एक एक चीज़ कई बार बताते हैं, तो उस आधार पर तो आपको हर चीज़ रट जाना चाहिए। किताब देखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कई बार बताया कि निवास स्थान के आधार पर करदाता को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? वो या तो भारत में नंबर 1 निवासी हो सकता है, नंबर 2 असाधारण निवासी हो सकता है और नंबर 3 अनिवासी हो सकता है। मतलब नंबर 1 रेजिडेंट, नंबर 2 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और 3 नॉन रेजिडेंट। कोई करदाता को कितने श्रेणियों में बांटा जाएगा? 3 श्रेणियों में। तो यहाँ पर भी जो आपका नंबर बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर बी 3। एक करदाता को निवास स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 5वें में। एक भारतीय नागरिक जो किसी गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए उसे भारत में कितने दिन रहना होगा? एक भारतीय नागरिक जो किसी गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है तो निवासी बनने के लिए उसे भारत में कितने दिन रहना होगा? हमने आपको बताया था कि जब कोई करदाता भारत में निवासी बनता है तो निवासी बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं? हमने आपको बताई थी कि कोई करदाता 2 आधार शर्तों में कम से कम 1 आधार शर्त पूरी कर रहा हो। पहली आधार शर्त क्या है? वह संबंधित गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत विस्तार से पढ़ाया है। और दूसरी आधार शर्त क्या बताई थी? वह संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो आपकी दूसरी कंडीशन है। तो अब यहाँ पर आपका दिया है एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है। परंतु मैंने आपको 2 कंडीशन और बताई थी कि अगर कोई करदाता भारत का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है और वो रोजगार के लिए विदेश जाता है। कहाँ जाता है? रोजगार के लिए विदेश जाता है। तो जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी आधार शर्त क्या थी? दूसरी जो बेस कंडीशन थी, जो आपकी आधार शर्त नंबर 2 थी, उसमें दिया था संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो। परंतु यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक विदेश रोजगार के लिए जाता है तो 60 दिन के स्थान पर उसको यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन में भी 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। माने गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तो रह ही रहा है, इसके अलावा जो गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो, परंतु वो अगर रोजगार के लिए विदेश जाता है तो उसको 182 दिन रहना पड़ेगा, गत वर्ष में 60 दिन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति
गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है तो उसको निवासी बनने के लिए कितने दिन भारत में रहना पड़ेगा? नंबर ए 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। तो ये ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 182 दिन वो भारत में रहेगा अगर रोजगार हेतु विदेश जाता है। परंतु अगर रोजगार हेतु नहीं जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहे और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहे। परंतु स्पष्ट रूप से कह रहा है कि रोजगार हेतु विदेश जाता है। तो जब रोजगार हेतु विदेश जाता है तो उसको 182 दिन ही भारत में रहना पड़ेगा। ये आपका जो 60 दिन का है उसका अपवाद है। विदेश जाने की दशा में या रोजगार के लिए विदेश जाने की दशा में ये आपका अपवाद है। ये 60 दिन का अपवाद है, यहाँ पर उसको 182 दिन रहना पड़ेगा। अब नंबर सी है, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी और इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया है कि एक कंपनी गत वर्ष में क्या नहीं होती है? एक कंपनी गत वर्ष में क्या नहीं होती है? असाधारण निवासी नहीं होती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है। हमने जब आपको कंपनियों का निवास स्थान पढ़ाया है वहाँ पर बताया है कि एक कंपनी निवासी कब होती है? जब वह निम्नलिखित 2 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेती है। नंबर एक वह भारतीय कंपनी हो, मतलब उसका नियंत्रण, नंबर 1 जो भारतीय कंपनी हो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। और दूसरी कंडीशन है उसका नियंत्रण और प्रबंध भारत में स्थित हो, पूर्णतया भारत में स्थित हो, तो वो निवासी होगी। और कंपनियां बताया था असाधारण निवासी कंपनी नहीं होती हैं। और अनिवासी कंपनी वह होती है जो निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो क्या हो जाती है? अनिवासी हो जाती है। तो यहाँ पर पूछता है कि एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती है तो क्या नहीं होती है? असाधारण निवासी नहीं होती है, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कोई भी कंपनी किसी भी गत वर्ष में नहीं होती है। एक कंपनी किसी भी गत वर्ष में असाधारण निवासी नहीं हो सकती है। अभी हमने जब आपको पहला सवाल बताया है, आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 जब बताया है तो वहाँ पर भी बताया है कि केवल 2 प्रकार के ऐसे करदाता हैं जो असाधारण निवासी होते हैं। नंबर 1, एक तो व्यक्ति होता है और दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार होता है। बस केवल इन 2 करदाताओं को छोड़ करके तीसरे जो अन्य सभी करदाता हैं वो सब केवल निवासी हो सकते हैं या अनिवासी हो सकते हैं, असाधारण निवासी नहीं होते हैं। तो 6वां भी आपको हो गया, इसमें आंसर हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आते हैं 7वें में, एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति है वो आय कैसे प्राप्त कर सकता है? भारत में, भारत के बाहर, भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी नहीं। एक व्यक्ति है कहीं भी आय कमा सकता है, भारत में भी कमा सकता है, भारत के बाहर भी आय कमा सकता है। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि आपको भारत में सर्विस करना पड़ेगा, आपको भारत में आय कमाना पड़ेगा। आप भारत में सर्विस करते हैं, आपने विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, कोई आपने मकान संपत्ति खरीद ली है, या आपने विदेश के किसी बैंक में पैसा जमा कर दिया है तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपकी विदेशी आय हो गई। मतलब एक व्यक्ति भारत में भी आय कमा सकता है तथा भारत के बाहर भी आय कमा सकता है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा कि एक व्यक्ति भारत में भी आय कमा सकता है और भारत के बाहर भी आय कमा सकता है। अब 8वें प्रश्न में आते हैं, एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगा। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगा, निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा या अनिवासी होगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगा, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने आपको बताया है कि गत वर्ष किसी भी करदाता का हर साल निवास स्थान बदल सकता है। जरूरी नहीं है कि इस साल निवासी है तो अगले साल निवासी हो जाएगा, या कोई क्रमबद्ध नहीं है कि इस साल निवासी है तो अगले साल असाधारण निवासी हो जाएगा, फिर उसके तीसरे साल अनिवासी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। निवास स्थान का निर्धारण उसके भारत में रहने पर निर्भर होता है। वो भारत में कितने दिन रहता है, क्या कंडीशन है, आधार शर्तों को पूरी करता है कि नहीं करता है, जो अतिरिक्त शर्तें हैं उनको पूरी करता है कि नहीं करता है, तो उसी आधार पर उसके निवास स्थान का निर्धारण हो जाता है। उसके भारत में रहने के आधार पर निर्धारण हो जाता है कि कब वो भारत में निवासी होगा, कब भारत में असाधारण निवासी होगा और कब भारत में अनिवासी होगा। तो ये कहना गलत है कि कहीं एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में भारत में निवासी है अगले वर्ष वो निवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा कि अनिवासी होगा। तो क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगले साल का हमें पता नहीं है, जब उसका हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन भारत में रहा है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा कि वो भारत में निवासी होगा कि असाधारण निवासी होगा कि अनिवासी होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा एक व्यक्ति जो किसी गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगा, इनमें से कोई नहीं।
ये आपका राइट आंसर है। एक व्यक्ति की कुल आय का कर निर्धारण होने का आधार है। 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार है भारत में उसकी नागरिकता, भारत में उसकी निवासीय स्थिति, नागरिकता व निवासीय स्थिति दोनों, उपर्युक्त में कोई नहीं। देखिए, एक व्यक्ति जो आय कमाता है, मतलब आय के लिए भी हमने आपको बताया, वो भारत में भी आय कमा सकता है और भारत के बाहर भी, मतलब विदेश में भी आय कमा सकता है। तो उसकी जो आय है, तो आय मतलब टोटल इनकम, मतलब जो अनेक आय के जो स्रोत हैं उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, निर्धारण का आधार क्या है, उसकी नागरिकता को देख करके करेंगे कि भाई आपकी ये आय भारत की है तो इस पर आपको टैक्स देना है, ये आय विदेश की है इस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो क्या उसकी नागरिकता को देख करके उसका निर्धारण करेंगे, या उसकी निवासीय स्थिति को देख करके करेंगे, या नागरिकता और निवासीय स्थिति दोनों को देख करके निर्धारित करेंगे कि आपकी इस आय पर टैक्स लगेगा और इस आय पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स में नागरिकता से आपका कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक है और उसकी विदेशी आय है तो उस पर टैक्स लगना है कि नहीं लगना है। इनकम टैक्स में इससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स में केवल और केवल मतलब है आपकी निवासी स्थिति से। ये नंबर बी, इनकम टैक्स में जो आय पर कर लगाने का आधार है या कुल आय का निर्धारण का आधार है वो क्या हो जाएगा, भारत में उसकी निवासी स्थिति। हम आगे इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे कि एक करदाता यदि भारत में निवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा, एक करदाता यदि भारत में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी कौन कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा, एक व्यक्ति या एक करदाता यदि भारत में अनिवासी है तो उसकी कौन कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि अब आगे यही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि किसी की कुल आय का निर्धारण कैसे करते हैं, उसकी निवासी स्थिति के आधार पर करते हैं कि अगर निवासी होगा तो कौन कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा, असाधारण निवासी होगा तो कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा, अनिवासी होगा तो कौन सी आयों पर टैक्स लगेगा। तो केवल और केवल निवासी स्थिति के आधार पर हम उसके कुल आय की गणना करते हैं। और लास्ट हमारा प्रश्न है, पाकिस्तान में कृषि से आय। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग होगी निवासी की दशा में, असाधारण निवासी की दशा में, अनिवासी की दशा में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको विस्तार से आगे जब हमारे नेक्स्ट वीडियो हमारे आएंगे उसमें बताएंगे कि भारत में जो कृषि आय होती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। भारत में जो कृषि आय होती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। किस तरह कर मुक्त होती है, किस प्रकार से उन पर टैक्स की गणना करेंगे, कैसे उसका टोटल इनकम में जोड़ेंगे, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब बताएंगे। परंतु यहाँ पर आपको केवल इतना बता दें कि एक करदाता की जो कृषि आय होती है वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। परंतु यदि वही कृषि योग्य भूमि विदेश में है और विदेश से आपको कोई कृषि आय हो रही है, वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है। एक करदाता की कृषि आय पूरी तरह से कर मुक्त होती है, परंतु कौन सी कृषि आय, जो आपकी भारत में कृषि योग्य भूमि पर हो रही हो। आपके अगर भारत में ही कोई कृषि योग्य भूमि है उससे आपको कोई आय हो रही है तो हमारे भारत में कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि आय है, वो पूरी तरह से कर मुक्त होती है। परंतु वही कृषि योग्य भूमि आपकी अगर विदेश में है और उस कृषि योग्य भूमि पर अगर कोई आय हो रही है तो पूरी तरह से कर योग हो जाती है। मतलब विदेशी कृषि आय पूरी तरह से कर योग होती है। अब आपका 10वां प्रश्न बता रहा है कि पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग होगी। पाकिस्तान में आपका कोई कृषि योग्य भूमि है, उसकी आय हो रही है तो आपका जैसे कि हमने बताया क्या हो जाएगी, कर योग हो जाएगी। और किस दिशा में कर योग हो जाएगी, निवासी की दशा में कर योग हो जाएगी। और ये किस दशा में कर योग हो जाएगी, निवासी की दशा में कर योग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न रहे हैं, उनको हमने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। इससे पहले हमने रेजिडेंट स्टेटस की पूरी थ्योरी आपको बता दिया है। पूरी थ्योरी बताने के बाद ये हमने आपको पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सब डिस्कस कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि हमने बताया था कि ज़्यादातर इसके प्रश्न आते हैं, तो आपको बहुत विस्तार से इनको पढ़ना है, पूरी थ्योरी आपको पढ़ना है। और अब इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न हैं। तो पुनः आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।